बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे सवाल और मैं हूं मुनीब फारूक। बयानिया वो जो कम अज़ कम कुछ अरसा तो चल सके। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं मुल्क में। 21 अक्टूबर की डेट फाइनल है। मियाँ साहब ने आने से पहले एक ऐसी तकरीर कर डाली जिसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खुद बैकफुट पर चली गई और सवालात ये होने लग पड़े कि क्या मियाँ नवाज शरीफ खुद इक़्तिदार में वापस आना चाहते हैं भी या नहीं। क्या मियाँ नवाज शरीफ इंडिस्पेंसिबल हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए या मुस्लिम लीग नून इंडिस्पेंसिबल है आज के हालात के लिए। बेशक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वज़ीर आज़म जो रहे, PDM की क़यादत करते रहे मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ, उनका ताल्लुक पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से मिसाली रहा और काफ़ी हद तक मामलात दुरुस्त भी रहे। लेकिन क्या शहबाज शरीफ साहब को इस बात का इदराक था कि मियाँ नवाज शरीफ साहब अपने वापस आने से पहले एक ऐसी स्टेटमेंट दे देंगे जिसके बाद बहुत से मसाइल पैदा हो जाएंगे। मसाइल तब शायद लंबे चलते अगर उस बयान से रिट्रीट ना किया जाता। ये रिट्रीट मियाँ नवाज शरीफ साहब की जानिब से नहीं किया गया, बल्कि उनकी पार्टी खुद इसकी वजाहत देने के लिए मजबूर हो गई है। जहां मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने अपनी तकरीर के बाद कुछ ऐसी गुफ्तगू ज़रूर की जिसमें उन्होंने फरमाया कि ना वो इंतकाम पर यकीन रखती हैं, ना मियाँ नवाज शरीफ साहब इंतकाम पर यकीन रखते हैं। गो कि उसका कोई ऑफिशियल वर्डिक्ट हमारे सामने इसलिए नहीं है क्योंकि वो स्टेटमेंट वीडियो के ऊपर मौजूद नहीं है और टेलीविज़न चैनल्स को भी फराहम नहीं की गई। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मियाँ नवाज शरीफ ने जब ये कहा तो क्या डिड ही एक्चुअली मीन व्हाट ही सेड। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। पाकिस्तान में एहतसाब का नारा लगाकर बहुत से सियासतदान वापस आने की बात ज़रूर करते हैं, रेक्टिफाई करने की बात ज़रूर करते हैं, लेकिन ये किस हद तक मुमकिन है किसी भी सियासी जमात के कायद के लिए, चाहे वो कितना भी मकबूल हो, क्या ये काम इतना ही आसान हो जाता है। और ख़ास तौर पर उन लोगों के एहतसाब की बात की जाए जो कि पाकिस्तान के पावर कॉरिडोर्स के अंदर रहे हैं, रहते हैं और शायद सर्विस से जाने के बाद भी उनका ताल्लुक, उनका राब्ता ख़त्म इसलिए नहीं होता क्योंकि इदारा उनकी ओनरशिप लेना कभी नहीं छोड़ता। चाहे वो साबिक फ़ौजी डिक्टेटर जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब हों या जनरल कमर जावेद बाजवा हों या जनरल फैज़ हमीद साहब हों, कम से कम इस बात का अंदाज़ा अब बहुत से लोगों को हो गया है। गो कि ये बातें तल्ख़ हैं, उसूलों के ऊपर तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ होना नहीं चाहिए, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ ऐसे हैं जो कि मेरे आपके कहने से तो बदलते नहीं। अब सवाल ये है कि मियाँ नवाज शरीफ ने बात तो कर दी, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने मियाँ नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट को बजाय इसके कि उसको वो जस्टिफाई करते, किसी ना किसी तरीके से उन्होंने ही कायद की स्टेटमेंट को कहा कि ये पार्टी पॉलिसी है ही नहीं। अब ये बात मेरे आपके समझ के लिए शायद ज़रा मुश्किल इसलिए है कि जहाँ तक पार्टी पॉलिसी है तो वो कोई सेकंड टियर थर्ड टियर का लीडर तो देता नहीं, खुद पार्टी का कायद देता है। मियाँ नवाज शरीफ क्या अपनी ही पार्टी की पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं दे रहे थे? और अगर जो वो दे रहे थे वो महज एक जज्बाती बयान था तो फिर मियाँ साहब को कहना चाहिए था कि मैं एक जज्बाती बयान दे रहा हूँ, ये मेरी जमात की पॉलिसी नहीं है। या तो कैविएट्स लगाकर कोई तकरीर की जाती। सारी चीज़ों का जिक्र होता है, मिर्च मिसाला भी होता है। अब पता नहीं बात एहतसाब की है और मियाँ नवाज शरीफ साहब जो गुफ्तगू फरमा रहे थे तो कम से कम मैं ये नहीं कहूँगा कि मियाँ नवाज शरीफ मिर्च मिसाला लगा रहे थे। वो बात कर रहे थे उन लोगों के एहतसाब की जिन लोगों ने उनको इक़्तिदार से निकाला। वो उनको मियाँ साहब तो बड़े आसानी से उन्हें पॉइंट आउट कर देते हैं कि वो कौन लोग थे। लेकिन मैं आपको मुख्तसर से एक कोलाज के अंदर ये बात ज़रूर बताऊंगा कि मुस्लिम लीग नून की ये बयानिए की जंग, ये मफाहमत मज़ाहमत की जंग नई नहीं है। ये पिछले 3 से 4 साल, वैसे तो बहुत लंबी है, लेकिन अगर पिछले 3 से 4 साल का अहाता किया जाए तो ये तमाम बयानात जो मैं आपके सामने अब चलाने लगा हूँ, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मुस्लिम लीग नून किस चीज़ से खुद ही उलझ रही थी। कभी 2 स्टेप्स फॉरवर्ड 1 स्टेप बैक या 1 स्टेप फॉरवर्ड एंड 2 स्टेप बैक, ये होता रहा है मुस्लिम लीग नून के अंदर। और आपको वाज़े पता चलेगा कि कौन किस स्कूल ऑफ थॉट को सब्सक्राइब करता है। पावर टॉक्स टू पावर, तो क्या मियाँ नवाज शरीफ अब मज़ाहमत कर रहे थे ताकि मफाहमत हो सके या मफाहमत ऑलरेडी हो गई थी और मियाँ साहब की इस तकरीर ने उसका सारा डिस्कोर्स तब्दील कर दिया? हुआ क्या, राना सनाउल्लाह साहब ने क्या जो बात की है उसके अंदर कोई वज़न है नहीं है, खुदा न खास्ता वो ये कह रहे हैं कि उनके कायद ने मिर्च मिसाला लगाया बात को। तो मैं इसका एक बेलाग तज्ज़िया चाहूँगा। मेरे साथ मौजूद हैं मुल्क के मुमताज़ सहाफ़ी जनाब मोहम्मद मालिक साहब, मेरे बड़े भाई हैं, मेरे उस्ताद भी हैं, बहुत शुक्रिया मालिक साहब आपका। जनाब हबीब अकरम साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं और उनका तज्ज़िया बड़ा बेलाग होता है, बहुत शुक्रिया हबीब अकरम साहब। और सना बुच्चा साहिबा सीनियर सहाफ़ी हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं,
और बड़ा डिस्पैशनेट तज्जिया होता है उनका भी। वो इस बात की हवाले से जानी जाती हैं कि वो कोई लगी लिपटी नहीं रखती, और ये उनका खासा भी है। बहुत शुक्रिया सना बुच्चा साहबा, आपका भी। मालिक साहब, सबसे पहले आपके पास आऊँगा सर। अब मैं सादा अल्फाज में पूछ लेता हूँ, मियाँ साहब ने अपनी तकरीर में आपके ख्याल में मिर्च मसाला लगा के बात की थी बकौल राना सनाउल्लाह साहब के? मेरा ख्याल है जी, बड़ी बदकिस्मती की बात है। अभी मैं राना साहब का जवाब सुन रहा था, जहां उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं है, वो 21 अक्टूबर को आएगी। एक तो हमें पॉलिटिशियंस बता दें कि हम किस टाइम पे इनकी कौन सी बात पे एतबार करें। जब मियाँ साहब ने एवन फील्ड में पार्लियामेंट के अंदर बयान दिया तो उनके लॉयर ने सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया वो सियासी बयान था। जब आप खुद सियासत को झूठ का लाइसेंस बनाएंगे या मिक्सिंग ऑफ थिंग्स फैक्ट्स को करेंगे, फिर क्यों नाराज होते हैं जब लोग बातों पे एतबार नहीं करते सियासत की। एनीवे, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। देखिए, आई थिंक एक हेडीनेस आ गई है मियाँ साहब के उसके अंदर बयानिए में। इनको नजर आ रहा है कि पंजाब के अंदर अगर पीटीआई को का कलाकुमा करना है तो फिर उसका अल्टरनेटिव सिर्फ पीएमएलएन ही है, पंजाब नहीं है। पंजाब में इलेक्शन इट इज पीटीआई वर्सेस पीएमएलएन, चाहे वो बची कुची पीटीआई है या बड़ी है, व्हाटएवर। तो पीएमएलएन इंडिस्पेंसिबल है प्लानिंग के अंदर। अब फर्क सिर्फ ये देखना है कि पीएमएलएन तो शायद इंडिस्पेंसिबल हो, क्या मियाँ साहब इंडिस्पेंसिबल हैं या नहीं है। और अगर किसी को पीएमएलएन की जरूरत है तो क्या वो पीएमएलएन बगैर मियाँ साहब के डिलीवर हो सकती? पहले भी तो दो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं ना, शहता खान भी, शहबाज शरीफ साहब भी थे। एंड आई थिंक जिस तरीके से शहबाज शरीफ साहब को बुलाया गया, मीटिंग की गई और पब्लिक व्यू में वापस भेजा गया 24 घंटे के अंदर, इट वाज अ डबल मैसेजिंग। ये मैसेजिंग आपको ही पता है मुनीब, बहुत सी हम भी अब बूढ़े हो गए हैं चीज़ें देखते हुए, कई बार वही मैसेज बड़ी क्वाइटली भी पहुंच जाता है, दूसरी से लोग साइलेंटली पहुंच जाते हैं, हमें आपको पता भी नहीं लगता। जब आप फुल पब्लिक डिस्प्ले में, पता था कि अगर शहबाज शरीफ आएंगे 24 घंटे में वापस जाएंगे तो हर तरफ स्पेकुलेशन होगी, हर तरफ बात होगी। सो आई थिंक कि अगर मियाँ साहब हैज़ अगेन, इन्होंने फिर कई बारी मियाँ साहब को मैं देखता हूँ हमेशा ओवर प्ले कर जाते हैं हाथ, उनके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा हॉक्स हैं, वो खुद भी हॉक हैं, उनके गिर्द हॉक्स का इन्फ्लुएंस है। मेरा ख्याल है उन्होंने ओवर प्ले किया है और एक अनईजीनेस आई है। एंड वेरी क्विकली इफ यू गिव मी 10 सेकेंड्स, देखिए एक माजी का एक रिकॉर्ड है। ये जो बात होती है ना बयानिया एस्टेब्लिशमेंट और फलाने बंदे एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा हैं, तो आज की एस्टेब्लिशमेंट को भी पता है कि उन्होंने कल साबका एस्टेब्लिशमेंट होना है। तो एक शख्स तो हमेशा साबका एस्टेब्लिशमेंट को पढ़ेगा, उसके साथ कोई कंफर्टेबल नहीं होगा। जब मुशर्रफ साहब को हाथ डाला तो मुशर्रफ साहब तो बहुत सीनियर थे भाई, उनसे 8-8, 9-9 कोर्सेज जूनियर लोग थे, उसमें भी उन्होंने नहीं करने दिया, उसमें भी हमने देखा क्या हुआ। इसके बाद जितनी लीडरशिप्स आ रही हैं ये एक एक दो दो कोर्सेज ऊपर नीचे हैं, इनके पर्सनल रिलेशनशिप्स भी हैं। मियाँ साहब शायद रियलाइज नहीं करते, मुझे अजीब सा लगता है जब मैं 3 वक्त के प्राइम मिनिस्टर के बारे में ये कहूँ कि शायद रियलाइज नहीं करते। जाहिर है वो हम आप सबको मिला के कलेक्टिवली ज्यादा सियाने हैं तो वो बनते हैं, वज़ीर आज़म बनते हैं। अगर हम इतने सियाने होते तो हम तक बन जाते। लेकिन आई थिंक मियाँ साहब आज तक एक चीज नहीं कर पाए, वो शख्सियत और ऑफिस को नहीं सेपरेट कर पाए। उनके ख्याल में जब वो एक पर्टिकुलर दफ्तर में बैठे हुए एक शख्स को टारगेट करते हैं तो वो एक शख्स को टारगेट करते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है ये वो एक ऑफिस ऑफ द इंस्टीट्यूशन को टारगेट करते हैं, इसलिए उसका रिएक्शन डिफरेंट होता है। सो आई थिंक मियाँ साहब हैज अगेन क्रिएटेड नीडलेस प्रॉब्लम्स फॉर हिमसेल्फ। और देखिए इस बयानिए में कितनी हकीकत है, अगर यही बाजवा में सब बुराइयां थी तो भैया एक्सटेंशन आपने दिलवाई। और अगर राना का दूसरा बयान देखा जाए जो उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि हमने इसलिए कर लिया ताकि हमने इमरान खान को गिराना था, तो फिर आप तो ये कह रहे हैं कि इमरान खान को गिराना आपके बस की बात नहीं है, आपको भैया फौज चाहिए, पूरी रियासत चाहिए, तो वो भी आपकी कमजोरी जाहिर करती है। सो आई वे इट वाज अ बैड स्टेटमेंट जिसके डेफिनेटली कॉन्सिक्वेंसेस हैं। बुरी स्टेटमेंट, इल टाइम्ड भी हो सकती है, वेल थॉट आउट भी नहीं है। सना बुच्चा साहब, आपको लगता है मियां नवाज शरीफ ये बात दुरुस्त है मालिक साहब की कि वो हम सब से तो ज़्यादा, कम से कम मेरे से तो बहुत ज़्यादा सियाने हैं, जाहिर बात है, मुल्क के 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे, जो उनका एक्सपोजर है किसी का भी नहीं है और उन्होंने बहुत कुछ देखा है। बट सवाल ये है कि डिड ही एक्चुअली ओवर प्ले हिज हैंड, या क्योंकि ये जो बात है, क्योंकि अगर बहुत से लोगों से बात की जाए वो कहते हैं मियां नवाज शरीफ जब किसी फ़र्द की बात करते हैं तो वो फ़र्द अहम नहीं होता, वो पोस्ट अहम होती है जिसको टारगेट किया जा रहा होता है। बेशक उसूली तौर पर मियां नवाज शरीफ की बात दुरुस्ती हो, लेकिन अगर आपने कॉम्प्रोमाइज़ करके अरेंजमेंट करके इक़्तिदार में वापस आना है तो फिर इतना
कट थ्रोट नहीं हो सकता कि आप एहतसाब भी करें और फिर लेवरेज भी लें किसी से वापस आने के लिए, इक़्तिदार के लिए? देखिए, तीन बातें हैं। एक तो ये कि ये कह देना कि एक फर्द मियां नवाज शरीफ साहब अब जब ये बात करते हैं कि वो इक़्तिदार में लाने और ले जाने वालों के साथ मिलकर किसी का इक़्तिदार छीन सकते हैं, उसके बाद अपना इक़्तिदार सेटल कर सकते हैं और उसके बाद उनको कटहरे में ला सकते हैं, तो माजरत के साथ मियां नवाज शरीफ साहब ना सिर्फ ये, मुझे लगता है उनकी बात बहुत मुनासिब है, लेकिन क्या ही अच्छा होता है कि ये बात रिपीटेडली वो कहते हैं। ये कैसे हो सकता है कि हम जब नाम लेते हैं या मैं जब नाम लेती थी तो मुझ पर तो बड़े पता नहीं क्या क्या हो जाता था, लेकिन इनको नाम लेने की जहमत नहीं होती थी। एक एक साल ट्विटर खामोश हो जाता था, पोजीशन चेंज हो जाती थी, पोजीशन वीकन हो जाती थी, लेकिन ये मंजर से गायब हो जाते थे। तो देखिए, अगर आपने अगर अपने लीडर्स को इतने इतने जेल आपने डलवाया है, मरियम साहबा बार बार कहती हैं वो 5 माह जेल में गुजार कर आई हैं, उनके ऊपर क्या क्या तूफान नहीं ढाए गए और सितम नहीं ढाए गए, तो माजरत के साथ फिर आप लोगों ने क्यों अपनी पोजीशनिंग टर्न की है? वो सारे रहनुमा जो नून लीग के जेलों में जा जाके पूरे पूरे महीनों काट काट के इतने उन्होंने मतलब इतनी उन्होंने सऊबतें बर्दाश्त की, किस लिए की? ताकि आप अपनी पोजीशनिंग चेंज कर सकें। आपको जब कुछ ना मिला, जब आपने बाजवा साहब से हाथ मिलाकर अदम एतमाद ले आए, उसके बाद वो जो यौम शोहदा हमने मनाया 9 मई के तंसीबात पर हमले के बाद, उसमें वो साथ बैठे थे, उस वक्त आपको एतराज नहीं हुआ, उस वक्त आपने ये कंडीशन नहीं रखी। अब ये कंडीशन रखने का क्या मामला है? जब आपने अपना दुश्मन दोस्त बनाना है, कभी दोस्त को दुश्मन बनाना है, या तो उसको दोस्त बना लीजिए या उसको दुश्मन बना लीजिए, या तो वो कटहरे के लिए तब भी ये वजह मौजूद थी जब आपने अदम एतमाद लेकर आए, वो तब भी मौजूद थी। क्या कोई पोजीशनिंग चेंज हो गई है? 17 माह ये हुकूमत करके गए हैं। मुझे ये बता दें कि कोई कानून साजी इन्होंने की हो, कोई इन्होंने इस तरह का कोई बिल लाए हो, कोई बात हुई हो, पार्लियामेंट में कोई गुफ्तगू हुई हो, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इतनी इतनी तनकीद, लेकिन इदारे के मामले में बिल्कुल नहीं, कोई बात नहीं करनी। तो फिर अगर इन्होंने कोई बात नहीं करनी तो ये हमारी सॉरी आखिरी बात करूंगी कि हमारी जो बोलना है ना, उसकी ये उनकी खामोशी उसकी बेतौकीरी करती है। हमारा बोलना बेतौकीर हो जाता है जब वो इस तरह की गुफ्तगू करते हैं। तो माजरत के साथ मियां साहब पहले खुद कटहरे में आए, फिर किसी और को लाएं। अच्छा, ये हबीब अकरम साहब, ये जारी बात है वोटर बेवकूफ नहीं है, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि ये एहतसाब और ये आम आदमी का मसला नहीं है, वो मैं आप मालिक साहब हो, सना बुच्चा साहब हो, हर कोई ये कहता है कि इस वक्त तो अवाम पिसी हुई है, महंगे बिजली के बिलों में, महंगाई में, फूड इन्फ्लेशन में तबाह हाल है हर चीज़, और उनको इस बात से गर्ज नहीं है कि क्या सूरत हाल बनती है एहतसाब की। बट सवाल ये है कि ये बात तो मियां नवाज शरीफ साहब को भी पता है, क्या ये सियासी मौका परस्ती होती है कि आप जब आपने कोई अपना ऑब्जेक्टिव लेना है तो आप किसी के साथ खड़े हो जाएं, जब वो ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाए? शहबाज शरीफ साहब पूरा अरसा निकाल के जाते हैं, उनकी ज़ुबान पर ना ही बाजवा साहब का नाम आता है, ना ही फैज़ हमीद साहब का नाम आता है उस तरह से, लेकिन जब वो इक़्तिदार से चले जाते हैं, निगरान हुकूमत आ जाती है, मियां नवाज शरीफ पर तोल रहे हैं वापस तशरीफ़ लाने के लिए, तो वो एकदम कहते हैं कि मैंने तो इन लोगों का एहतसाब करना है। ये बड़ी वेल थॉट आउट सियासत है मुनीब। इसमें सबसे पहली बात तो यह है कि देखिए, उनके एक बयान ने 16 महीने की उनकी बरादर खुर्द की नालायकी, नाअहली, इसहाक डार के झूठे दावे जो वो करके तशरीफ़ लाए थे और पाकिस्तान की वजारत ख़जाना संभाली थी, वो दावे के जिसमें मैं मईशत संभाल लूँगा, वो दावा के जिसमें हमने सियासत कुर्बान कर दी है, रियासत को बचा लिया है, वो सारे के सारे नालायकी और नाअहली के तूफान पे इस एक बयान ने पर्दा डाल दिया। अब आप जरा तसव्वुर कीजिए कि यकयक PMLN एक बतले हुर्रियत के ज़ेरे क़यादत आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। वो जो 16 महीने की, अभी चंद दिन पहले तक की जो नालायकी का जिसका हम मातम कर रहे थे, वो कहाँ चली गई? एक था कि आप इस डिबेट को जो पिन हो चुकी थी इनकी एक पूरी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की नालायकी पे, वो उस डिबेट को हटाया जाए। दूसरी बात यह है कि जनाब अली, ये एक मैं समझता हूँ कि मोहतरम नवाज शरीफ साहब को ये अंदाज़ा हो गया है कि इलेक्शन में धुंध हो, धांधली हो, कोई जेल में हो, कोई कैद हो, कोई नाअहल हो, इससे आपके फर्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा, उन्होंने बिल्कुल एक इंतहाई पोजीशन ले ली है कि जब मैं एक इलेक्शन जीत नहीं सकता तो मैं उस इलेक्शन को लड़ूं क्यों, और फिर अगर मैं इस बयानिए से अपना डैमेज कंट्रोल करूंगा तो मुझे तीसरा ऑब्जेक्टिव हासिल हो जाएगा, और वो तीसरा ऑब्जेक्टिव ये होगा कि अब आइंदा आने वाले इलेक्शन में
अगर किसी ने फितराना ना दे दिया या ज़कात की हुकूमत ना मिली, और मुझे नहीं तवक्को कि PMLN बगैर वोटों की हुकूमत कबूल करेगी, तो जितने भी वोटों और जितनी भी सीटों की सूरत में नताइज सामने आएंगे, उनकी सरबराही बड़े आराम से मोहतरमा मरियम नवाज की तरफ मुंतकिल हो जाएगी। अच्छा। वो 10 सीटें हों, वो 20 सीटें हों, वो ट्रांजिशन जो हम देख रहे थे कि मोहतरम नवाज शरीफ साहब पिछले 5 साल बल्कि पिछले 7 साल से कोशिश कर रहे थे कि वो ट्रांजिशन मुकम्मल हो जाए, वो टाइम आ गया है, क्योंकि उन्होंने रियलाइज कर लिया है कि ये ट्रांजिशन हुकूमत में रह के मुकम्मल नहीं हो सकती, ये सिर्फ अपोजिशन में रह के मुकम्मल हो सकती है। तो लिहाजा मुझे यूं लगता है कि नवाज शरीफ साहब ने ये जो ऐलान किया है कि मुझे फलां 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 का सर चाहिए या उसका एहतसाब करना है, वो ये मुतालबा किससे कर रहे हैं? वो मुतालबा मौजूदा चीफ जस्टिस से कर रहे हैं और मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से कर रहे हैं। तो ये मुतालबा क्या इस तरह मान लिया जाएगा? नहीं क्या नहीं, बट आपका कहना ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मुझे जरा इस पर थोड़ी क्लैरिटी दीजिएगा। आपको लग रहा है कि मियां नवाज शरीफ इंतखाबात के अंदर खुद हिस्सा नहीं लेना चाह रहे, या वो ज़हन बना बैठे हैं कि क्योंकि मेरी जमात जीत नहीं सकती तो मैं पहले ही एक ऐसे डिफाइंट पोजीशन ले लूं कि मैं तो कहूं कि भाई मैं तो इस निज़ाम को मान ही नहीं रहा जब तक एहतसाब नहीं होगा कि 2024 के बाद जब PMLN अगर अपोजिशन में आती है तो अपोजिशन में आके अगेन ये अपनी सारी नालायकी जो 16 माह की थी और तमाम का तमाम बर्डन जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर डाल देगी। अच्छा कि देखो जी आया, और जीतने वाले को फिर से लाडला करार देगी। बेसिकली मियां नवाज शरीफ साहब सूरत हाल को 2018 के लेवल पे लेके जा रहे हैं। अच्छा, बट मालिक साहब, क्या आपको लगता है कि PTI एक अभी भी थ्रेट है मियां नवाज शरीफ के लिए इलेक्शंस में, कि वो 2024 के इलेक्शन में PMLN को शिकस्त दे देगी, बावजूद इसके कि इमरान खान जेल के अंदर है, उनके प्रोस्पेक्ट्स फिलहाल काफ़ी मखदूश हैं बाहर आने के? मैं हमेशा हबीब अकरम के एनालिसिस की बड़ी कदर करता हूँ। आई थिंक इज़ वन ऑफ द स्मार्टेस्ट पॉलिटिकल एनालिस्ट जो ऑन ग्राउंड रियलिटी के साथ कनेक्टेड होते हैं, लेकिन आज मैं उनसे टोटली डिसएग्री करता हूँ। जो उनका ये अंदाज़ा है कि वो मियाँ साहब इसलिए एक्ट कर रहे हैं क्योंकि उनको यकीन है कि वो जीतेंगे नहीं, मेरा ख्याल है कि मियाँ साहब टू द कॉन्ट्ररी इसलिए इस तरह एक्ट कर रहे हैं कि उनको यकीन है कि मैं जो भी कर लूँ मेरी पार्टी को जितवाना एक मजबूरी बनी हुई है निज़ाम की इस वक्त। क्योंकि जैसे आपने कहा इनका जीतना मैटर नहीं करता जितना PTI का उन लोगों का हारना मैटर करता है। सर्टन पावर सर्कल्स ने देखते हैं कॉन्टिन्यूटी के लिए सब कुछ, क्योंकि वहां पे आप लिमिट आ गई हुई है कि जी रियासत से टकराव हो गया है PTI का, दे हैव क्रॉस्ड द लाइंस ऑन May 9th एंड व्हाटएवर। आज ये बातें कर रहे हैं इलेक्शंस की, ये बातें कर रहे हैं डेवलपमेंट की, आज इनके इतने खुदगर्ज हो गए हैं हमारे सियासतदान तमाम। कल इतनी खौफनाक रिपोर्ट आई है वर्ल्ड बैंक की कि पिछले 1 साल में 1.25 करोड़ और लोग गुर्बत के अंदर चले गए। 9.5 करोड़ लोग वो हैं पाकिस्तान में जिनके पास तीसरे वक्त के खाने की गारंटी नहीं है। यहाँ क्या मसला पड़ा हुआ है, मैंने इसको टांगना है, मैंने इसको टांगना है। इमरान खान आए, पहले वो टांगने में लग गए, उनका भी इंजाम हमने देख लिया। मियाँ साहब भी आए, अब वो टांगने की बातें कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है, इसलिए उनको कोई ज्यादा स्ट्रेटेजिकली करने की जरूरत नहीं है कि ट्रांजिशन किस तरह होगी मरियम की तरफ। PML में हमेशा शरीफ खानदान का बंदा ही वारिस होगा, सही है। PPP हमेशा जरदारी भुट्टो खानदान का बंदा वारिस होगा, JUIF में फजलुर रहमान का ही भाई नस्ल चलेगी, ANP में वली खान ही चलेगा। हमारे मुल्क में जमहूरियत है का सारे खानवादे हैं, किसी को बहुत बड़ा एलैबोरेट करने की जरूरत नहीं कि कैसे मरियम आ गया कैसे नहीं। मियाँ साहब ने कह दिया मरियम आ गए। मरियम आज इसीलिए लीडर है क्योंकि मियाँ साहब की बेटी है, सिंपल एज। उन्होंने अपनी जगह बनाई है, बट द डोर वाज ओपन फॉर दैट। इतनी हमें स्ट्रैटेजी में प्रॉब्लम ये है, मैं वही कहता हूँ कि ये लोग हमारे मुल्क में बदकिस्मती है। जो वजीर आजम बनता है वो अपने आप को सौदे से बड़ा समझता है, जो सदर बनता है वो अपने आप को उससे, एवरीबडी थिंक्स इज बिगर देन द ऑफिस। चाहे वो आर्मी चीफ है, चाहे वो चीफ जस्टिस है, चाहे वो है। चीफ जस्टिसों की हरकतें देख लें, चीफ की वो नजर आता है, वो नजर। सर मैं क्विक ब्रेक लूंगा यहाँ पर, आई हैव टू टेक अ क्विक। मैं वापस आऊंगा क्योंकि मैं चाहता हूँ PMLN का तो चले, अब वो मियाँ साहब ने क्या फरमाया और फिर नसरुल्लाह साहब ने क्या फरमाया, अब तो वो सबको पता चल गया, हमने उसको एनालाइज भी कर लिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मसला और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ग्राउंड लेवल पे जो हालात है वो ठीक, लेकिन इलेक्शन प्रॉस्पेक्ट क्या है
कंसिडरिंग के जिस वक्त जो हालात हैं और जो उन्होंने 9 मई के उनके गले में बदनामी का तौक एक है, उसके बाद क्या सूरत हाल है, उस पर बात ज़रा कर लेते हैं। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। सना बुच्चा साहबा, हमने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सूरत हाल एनालाइज की है। अब आप सबका मौक़िफ़ भी आया, मतलब जो आपने इसके ऊपर ओपाइन किया है, बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अकेली प्लेयर तो है नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को समहाउ लग रहा है कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। मुस्लिम लीग नून को अब लगता है शायद उन्हें मिल गई है, लेकिन अब PTI और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मसला आपके नज़दीक क्या है कि वो उनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो रही जो वो लगा बैठे थे इस निज़ाम से? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में एक वाज़ेह फ़र्क ये है कि वो अपने पास से सीख गए हैं। मियाँ साहब ने सीखा नहीं है। एक ही चीज़ को बार बार कर देने से उसके असरात अलग नहीं आते, उसके असरात वही आते हैं जो मियाँ साहब देख चुके हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अलबत्ता मेरा ख्याल है बेहतर तौर पर सियासत को पहचान भी गई है और उसको जान भी गई है। सब यही चाहते हैं कि उनको जो छाया है वो मिले इस्टेब्लिशमेंट की, वो उनके लाडले भी हो जाएँ, उनको सीटें भी मिल जाएँ। लेकिन देखिए ना, मसला ये है कि यूनुस ढागा साहब को लगाया जाता है सिंध काबीना में तो बहुत मसाइल शुरू हो जाते हैं। फिर एकदम से आपके निगरान वज़ीर आला बुला के आपको कहते हैं कि ये पोर्टफोलियो क्या ही अच्छा हो कि मैं अपने पास रख लूँ। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ जो है वो थोड़ा सा नरमी में आ जाता है। तो ये मामलात बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल करप्शन के ऊपर मबनी हैं और इनका जो एहतसाब का ये जो नारा लग रहा है इसके अंदर ज़ाहिर है कि वज़न है, क्योंकि ये ढागा साहब के हवाले से हमने ये बात देखी कि जैसे ही उन्होंने कोई बात पुश करना शुरू हुई तो जो वहाँ पे केयरटेकर सेटअप में जो बैठे हुए थे उन्होंने कहा ओहो, इसका तो हिसाब हमारे पास भी नहीं है, चलो यहाँ से भागते हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मसला ज़रूर है कि वो एक तो सिंध तक महदूद हो गई है। फिर जिस तरह से उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेटर को उन्होंने लगवाया, जिस तरह से उन्होंने उनकी सियासत जो है, किसी को घर पे उठा लिया, किसको ले गए, किसी की वीडियो बना ली, तो ये मामलात भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किए हैं। तो वो जो एक अपने बयानिया बनाते हैं कि हम बड़े नज़रियाती हैं, उनके नज़रियात जो हैं वो माजरत के साथ वो दफनी हो गए हैं बेनज़ीर के साथ। और मेरा ख्याल है कि ये जो इस वक्त नज़रियात की या ज़रूरियात की जो सियासत है ये फाइनेंशियल करप्शन पर मबनी है, जिसमें सदाकत है और जिसकी वजह से इनके बहुत सारे लोग कटहरे में आएंगे, नो फ्लाई लिस्ट पर जा रहे हैं। अगेन मैं कहूँगी ये ढागा साहब वाला मामला ऐसे तो नहीं हल हो गया, ऐसे तो नहीं आपके निगरान वज़ीर आला ने बुला के आपको कह दिया कि क्या ही अच्छा हो कि पोर्टफोलियो में वापस ले लूँ, अपने पास ही रख लूँ। तो ये मामला इस तरह चलेंगे और वो यही चाहते हैं कि अपना वो पुश एंड शव वाली स्ट्रैटेजी को अपनाएं। कभी किसी की उम्मीद पर आ जाएं, कभी किसी की उम्मीद पर चले जाएं। वो चाहते यही हैं कि सिंध में भी उनकी हुकूमत हो, लेकिन जाहिर है उनको सिंध में भी शायद इस बार कर्टेल करना ज़रूरी है। मरियम साहिबा का भी पिछले दिनों ये बहुत आ रहा था कि वो सिंध में आकर कोई खिताब करें और बिलावल साहब जाके पंजाब में खिताब करें ताकि ये जो डिफ्रेंसिएशन ऑफ प्रोविंसेस है और ओनरशिप है इसको शिफ्ट किया जा सके। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये इस्टेब्लिशमेंट के भी बस की बात नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहरहाल जो भी उसकी परफॉर्मेंस रही है उसका एक वोट बैंक मौजूद है सिंध में। अब वो आया किस वजह से है, किस वजह से नहीं है, वो MQM और ये जो आपके दूसरी जमातें हैं ये नहीं, उस GDA वगैरह ये नहीं कर सकते, ये कुछ नहीं कर सकेंगे। अगर कोई कर सकता है या तो फिर वो पीपल्स पार्टी है या फिर कोई मखलूत हुकूमत अगर ये बना लें तो बना लें। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोट बैंक सिंध से गायब हो सकता है। हाँ, और जगह में उनको मिल सकता है कि नहीं मिल सकता, इतने उनके दिल टूटे हैं। कभी उनको खत लिखा गया कि हम आपको नहीं ज्वाइन कर सकते, कभी उनको उम्मीद दिलाई गई, कभी इस्तेहकाम पाकिस्तान बनाई गई। वो जो ख्वाब देखे बैठे थे कि ये सारे हमारे पास आ जाएंगे, अब वो चौधरी शुजात साहब के पास भी चले गए हैं। सोचें काफ लीग जो है जिसका कोई जिक्र खैर नहीं है, जो 14वीं दफा गिरफ्तार भी हो गए परवेज इलाही साहब, उनके भाई से मुलाकात करके सियासी जोड़ तोड़ की बात कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है डेस्परेट मेजर्स तो लेने पड़ेंगे क्योंकि डेस्परेट सर्कमस्टांसेस भी हैं। बट उनको वो लेवल प्लेइंग फील्ड नज़र नहीं आती जिसको वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को शायद मुयस्सर है, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को आज की तारीख में उसका प्रॉब्लम नहीं है। बट हबीब अकरम साहब, इशू ये है कि अभी कुछ देर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से आपने बात की। अब जो 9 मई के बाद हो चुका है और इस वक्त अगर पार्टी की सूरत हाल देखी जाए, मतलब चेयरमैन तहरीक इंसाफ जेल के अंदर, शाह महमूद कुरैशी जेल के अंदर, पार्टी की फर्स्ट बहुत से लोग बहुतात में छोड़ गए, जो नहीं छोड़े वो कुछ जेल में हैं, कुछ इधर उधर हो गए। ऐसी सूरत हाल में प्रॉस्पेक्ट क्या है इलेक्शन के अंदर? देखिए, इलेक्शन में हिस्सा लेना भी एक बात है, लेकिन इलेक्शन जीतना उससे बड़ी बात है। ऐसी सूरत हाल में क्या तहरीक इंसाफ तमाम तर मुश्किलात के आपको फिर भी मैसिव विक्ट्री लेती हुई नजर आ रही है?
पॉइंट ये है कि दरअसल जब इलेक्शन होगा जनवरी में, हम फर्ज कर लेते हैं कमीशन ने ठीक ही कहा होगा, और जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन होगा, इसका मतलब ये है कि जो इलेक्शन शेड्यूल है वो 57 दिन पहले का होगा। यानी आप यूँ कह लिए कि 1 दिसंबर से ऑनवर्ड कहीं बात शुरू हो जाएगी और कागजात नामजदगी जमा होना शुरू हो जाएंगे वगैरह वगैरह। अब ऐसा कीजिए कि 15 नवंबर को पीटीआई को छोड़ दीजिए, इमरान खान को जेल में रखना रखें, जो मर्जी करें, जाहिर है वो तो वो कानून है। तो पीटीआई को सिर्फ उतना काम करने की इजाजत दे दे जितना जमात इस्लामी को है, जितना टीएलपी को है, जितना पीपल्स पार्टी को है, तो उसके बाद नताइज देख लें। नहीं, बट ये तो आप कह रहे हैं ना इजाजत दे दें। मेरा तो सवाल तो ये ना कि आप ये इजाजत मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, मैं तो सवाल ये कर रहा हूं। मुझे नजर आ रहा है कि देखिए, फिर अगर आप इजाजत नहीं मिलेगी तो फिर जाहिर है ये इलेक्शन तो नहीं होगा, फिर जो मर्जी इसको कह लें। इजाजत मिल गई तो फिर इलेक्शन भी बन जाएगा। अच्छा, लेकिन आपको ये लगता है कि जो कुछ हो चुका उसके बाद मकसूद होगा किसी के लिए भी कि आने दिया जाए तहरीक इंसाफ को बहैसियत एक जमात दोबारा इक़्तिदार के अंदर, कंसिडरिंग द फैक्ट कि वो जो कुछ कर चुके हैं? 2021 में नवाज शरीफ साहब ने एक जलसे में जो कुछ फरमाया था, उसके बाद आप और मैं क्या सोच रहे थे? नहीं, लेकिन मियां नवाज शरीफ ने 2021 के गुजरांवाला में पीडीएम के जलसे में, अभी अकरम साहब दुरुस्त बात आपने निशानदेही दुरुस्त की, उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए कमर जावेद बाजवा साहब, जनरल फैज़ हमीद साहब, उन्होंने मीर जाफ़र मीर सादिक नहीं कहा, डर्टी हैरी किसी को नहीं कहा, ना 9 मई PMLN के खाते में पड़ा। अब मेरा सवाल आपसे ये है, कंसिडरिंग ऑल दिस, इवन देन आपको लगता है कि इक्वेट किया जा सकता है PMLN के जराइम जो उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ किए और PTI के जराइम जो उन्होंने मुल्क या इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ किए? देखिए, मुझे जो सूरत हाल बनती हुई नजर आ रही है वो ये है कि जिस मुसीबत में इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फंसी हुई है, इस मुसीबत का छोटा सा जुज अब PMLN के ऊपर भी आने वाला है। अच्छा, अगरचे उसमें कोई तनासुब नहीं है, कोई प्रोपोर्शन वाली बात नहीं है, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि इस वक्त हालात जिस तरफ जा रहे हैं, और मैं बिल्कुल गलत हो सकता हूँ, ये महज मेरी राय है कि मैं हालात जिस तरह बनता हुआ देख रहा हूँ, मैं उस हवाले से बात कर रहा हूँ। ठीक, तो मुझे ऐसे लगता है कि थोड़ी सी मुश्किल का सामना अब PMLN को भी करना पड़ेगा। ठीक है, और फिर जब इधर सामना होगा थोड़ी सी मुश्किल का, तो थोड़ी सी आसानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी असर आ जाएगा। ओके, ठीक। अच्छा, मैं इससे पहले कि मालिक साहब से पॉइंट ऑफ व्यू लूँ, सना साहब ये PTI के हवाले से बताइएगा, आपको लगता है गुंजाइश कोई निकलेगी उनके लिए, PTI के लिए, कंसिडरिंग, और क्या वाकई दोनों का मामला एक तरह का है जो PMLN ने डिफाइंस शो की थी बाजवा साहब के खिलाफ या जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ, और जो फिर PTI ने किया? कैन वी इक्वेट बोथ ऑफ दीज? देखें, मैं सिर्फ इतनी सी बात कहूँगी कि आपके DGI की एक्सटेंशन हो जाती है, आपको मालूम होता है कैसे फैसले हो गए, कहाँ फैसले हो गए। DGC जो आपके बाजवा साहब के टाइम पे थे, वो आज कहाँ हैं? ज़रा ये फरमा दीजिए, जो इस मुल्क की सियासत की प्लानिंग करते हैं, जो कि किसी की एंट्री को पॉसिबल बनाते हैं, किसी की एंट्री को इम्पॉसिबल बनाते हैं, आज वो कहाँ हैं? इसलिए मैं माजरत के साथ सिर्फ इतना कहूँगी कि जो भी PTI को इन इंतखाबात से दूर रखेगा वो खुद भुगतेगा। मेरा ख्याल है कि बहुत हो गया, ये जो दीवार में चुनवा दो तो इसको यहाँ लटका दो तो उसको टांग दो, अगर तो आप लोगों ने अपने छतर छाया के तले इनको आपने परवरिश दी है तो फिर अब इसका फल भी आप ही खाएं। ये क्या वजह है कि आप अपने बिन मौसम फल को काट के अपने पास रख लें और ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर लें कि कभी जब बुरा वक्त आएगा फिर मियाँ साहब आके हमारे साथ वो करेंगे तो फिर हम एक ऑल्टरनेट ले आएंगे। इसलिए मेरा ये ख्याल है कि ये इजाज़त होनी चाहिए। ठीक, बिल्कुल ठीक। मालिक साहब, सर आप बताइएगा, PTI का हालात क्या वही हैं? इक्वेट किया जा सकता है दोनों जमातों की डिफाइंस को इन देयर ओन रिस्पेक्टिव टाइम्स? देखिए, हमारे यहाँ पर्सनलाइज्ड डिसीजंस होती हैं हर जगह। जब एक इदारे का सरबराह आता है तो पूरा इदारा उसी सोच में चला जाता है। आई थिंक जहाँ तक पर्सनैलिटीज़ का ताल्लुक है, तो जो पर्सनैलिटी क्लैश है वो शायद इमरान खान साहब का और सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के हेड का इतना ज़्यादा है कि उसमें सामने तो कोई चीज़ बिल्कुल वाज़े नज़र ही आता है कि बिल्कुल नहीं होगा। अनफॉर्चुनेटली फॉर इमरान खान दो चीज़ें हुई हैं। आर्मी चीफ से भी उनका कॉन्फ्लिक्ट है, उनका कॉन्फ्लिक्ट चीफ जस्टिस साहब के साथ भी है, उनके खिलाफ रेफरेंस था, वही दोनों की पोजीशंस पे आ गए हैं।
जहाँ तक ताल्लुक है मियाँ साहब की बातों का, तो वो समझते हैं कि वो मजबूरी बन गए। पीटीआई को इलेक्शन में हिस्सा लेने देना, लिमिटेड सक्सेस लेने देना और बैन करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मेरा ख्याल अब ये फैसला हो गया है और ये देखिए ये ग्रजिंगली इलेक्शंस होल्ड किए जा रहे हैं। लेट्स पुट इट लाइक दैट। ये कोई ग्लैडली इलेक्शंस नहीं हो रहे, वॉलंटरली नहीं हो रहे, ग्रजिंगली हो रहे हैं। बहुत से इफ्स एंड बट्स इसमें इन्वॉल्व हैं, बहुत से है। आज से हम 6 हफ्ते पहले बात करते थे तो हम में से कोई नहीं सोचता ही नहीं था कि इलेक्शंस हो पाएंगे। अब जो इनकी इन्वेस्टमेंट्स की बात हुई है, सऊदी अरेबिया, यूएई, वो भी लिंक्ड होगी है कि आपका IMF प्रोग्राम में होना ज़रूरी है। और ये एक फैसला हो गया कि सिविलियन फसाड होना चाहिए, चाहे जैसा भी थका हुआ हो, चाहे उसकी यहाँ क्रेडिबिलिटी हो या ना हो, तो लेकिन सिविलियन फसाड दुनिया के लिए होना चाहिए। देखिए, अगर आप पीटीआई को क्रिपल करते हैं या नहीं अलाउ करते, तो सामने एक यही हम बात करेंगे ना बैठ के, लोग देखें जी इस पार्लियामान की क्या हैसियत है, देखें इसकी क्या है, रिजल्ट्स भी आ जाएंगे। अगर बहुत से रिजल्ट सरप्राइजिंग आए तो ठीक है, अगले 3 साल भुगतते रहे लोग जाके इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स वगैरह में, कोई क़यामत नहीं आई। So I think the decision has been taken कि forget about the credibility of elections, let's have elections, और उसी तरह का एक कोलिशन हो जिसको फुल सपोर्ट हो ताकि इकोनॉमिक मेजर्स ली जाएं। बाकी चीजें रेस्ट इज नॉइज। एंड आई थिंक मियाँ साहब ने नीडलेसली हमेशा की तरह ओवर कॉन्फिडेंट होके एक चीज की है। मेरा ख्याल है कि उसके इनको अब इसलिए देखें, लास्ट थिंग, जब आप बार बार सफाई देनी पड़े ना और अपनी एक्सप्लेनेशंस देनी पड़े सेकंड ईयर थर्ड ईयर को, तो फिर कुछ तो है ना। एग्जैक्टली इसका शोर है, कुछ तो है जिसका शोर है। बहुत शुक्रिया जनाब मोहम्मद मालिक साहब, अकरम साहब और मोहतरमा सना बुच्चा साहिबा। प्रोग्राम में हमने कोशिश की एक बड़े बेगलाग तबसरा आपके सामने रखा। एक ब्रेक शामिल करते हैं। एक स्कैंडल मैं कहूँ या एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम, एक बहुत बड़ा मसला जो डेवलप हुआ है कि आँखों के इंजेक्शन की वजह से लोगों की बीनाई चली गई, और ये मामला इतना सादा भी नहीं है और ऐसा भी नहीं कि जिसको कतई नज़र किया जा सके। इसके ऊपर बात होगी और हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम साहब मौजूद होंगे। इस वक्त निगरान सूबाई वज़ीर हैं सेहत के, और इस हवाले से एक्चुअल हो क्या रहा है, हुआ क्या है, और जो लोग हैं जो मुख्तलिफ मरीज़ हैं या उनके लवाहिकीन हैं उनको क्या करना चाहिए और हुकूमत क्या कर रही है, इसके हवाले से बात होगी ब्रेक के बाद। बस इंजेक्शन लगने से आंखों की बीनाई चली गई, ये वो स्कैंडल है जो कुछ दिन पहले समा टीवी ने अनर्थ किया। इसके हवाले से पंजाब हुकूमत ने बाकायदा तौर पर एक कमेटी बना दी है इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए। मामला है क्या इलेक्शन गलत एडमिनिस्टर किया गया, या इसके अंदर जो इसकी प्रोडक्शन हुई उसके अंदर कोई मसला है, लेकिन लोगों में खौफ व हरास ज़रूर फैला हुआ है क्योंकि एक सेंसिटिव मामला है। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम साहब जो कि सूबाई वज़ीर सेहत भी हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। पहले तो ज़रा ये फरमाइए, यकीनी सेंसिटिव मामला है, लोग परेशान भी हैं, अब तक जो आप तहकीक कर पाए हैं बहसियत एक सीनियर डॉक्टर भी, हुआ क्या है एक्चुअली और कसूर किसका नज़र आता है आपको? बहुत शुक्रिया मुनीब। ये परसों मुझे फ़ोन आया, चौधरी मंजूर साहब हमारे भाई भी हैं, लीडर भी हैं पीपल्स पार्टी के, कि उनके भाई को कसूर में ये इंजेक्शन लगा और उसके बाद उसमें उनको बड़ी प्रॉब्लम हुई, विजन में भी, और उनको दर्द भी हुई और इन्फेक्शन हो गई शायद। तो फिर उस पर मैंने उनसे पूछा सब, तो फिर उसी वक्त इसको इन्वेस्टिगेट हमने किया और हमें पता चला कि ये वेस्टिन एक इंजेक्शन है जो रॉश कंपनी बनाती है, जो स्विस कंपनी है। उसमें जो हमने उनसे बाद में पता किया कि वो कहाँ से इंजेक्शन लिया, तो वो पता चला कि एक साहब हैं जो डिस्पेंसर हैं, उनके हमने रेड किया तो हमें पता चला कि सारा मेमोरियल एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, उधर से 2-3 कमरे किराए पे लेके वहाँ पे वो उस टीके से छोटे टीके बना रहा था। अच्छा। और उनको बेच रहा था। उनसे जब लाइसेंस मांगा गया, जब उनकी क्वालिफ़िकेशन देखी गई तो फिर कुछ नहीं थी। तो ये क्रिमिनलिटी के ड्रग लॉ के को 3 दफ़ात जो हैं क्रिमिनलिटी की वो लगाई गई और उनको अरेस्ट किया गया, उस प्रीमिसेस को सील किया गया। फिर जब ये वाक़या हुआ तो फिर हमारे सामने 68 केसेस आ गए। अच्छा। और बड़े रिमोट एरिया से आए, और ये लाहौर से तकरीबन 20 से ज़्यादा केसेस आ गए। तो इसलिए फिर आज अभी कुछ चंद मिनट पहले ही मैंने
जो हमारी मीटिंग थी चीफ मिनिस्टर की जिसमें हम सब मौजूद थे, और उसमें 5 आई स्पेशलिस्ट भी थे जिनकी मैंने ही कमेटी बनाई थी 2 दिन पहले टू इन्वेस्टिगेट। तो हमने फ़ैसला ये किया कि ये ऐसी कोई एमरजेंसी नहीं है और ये ऑफ लेबल यूज़ है, तो इसको टीके का हमने यूज़ ऑल ओवर पंजाब, ये टीके का चाहे कहीं भी बना है, कहीं भी भरा गया है, कहीं भी स्टोर किया गया है, जब तक हम इसकी तह तक नहीं जाएंगे हमने इसको हॉल्ट कर दिया है, इसको बैन कर दिया इसका यूज़ फॉर 2 वीक्स। 2 वीक्स में हमें एक तो जो हमने कल्चर के लिए लगाए हैं सैंपल्स उस टीकों के कि कोई ग्रोथ आ जाएगी किसी बैक्टीरिया की, फंगाई की, वायरसेस की जो एसेप्टिक कंडीशन में ये इसको रीफ़िल किया गया है, तो वो हमें कुछ वो पता लग जाएगा। दूसरा हम ये भी देखना चाहते हैं कि जब ये ऑफ लेबल यूज़ है तो क्या FDA ने तो अप्रूव नहीं किया, FDA ने तो इसको एंटी कैंसर किया है, तो हम ये सोच रहे हैं कि ये हम हर एक को लगाने की इजाज़त भी रोक दी है हमने, बल्कि अभी तो बिल्कुल ही रोक दी है, और प्रॉबली हम लाइसेंस करेंगे कि कौन कौन इसको किस किस हॉस्पिटल में लगा सकेगा। डॉक्टर साहब एक बताइएगा सर ये बताइएगा ये जो केसेस सामने आए हैं खुदा ना खास्ता को परमानेंटली भी कोई ब्लाइंड हुआ है या ये रिकवर हो जाते हैं लोग, इस जो ये वाकयात आपके सामने हुए केसेस रिपोर्ट? देखें मुनीब, ये इट्स ओनली 2 डेज़, जब हमारे परसों आई थी हमारे मुशाहिदे में और इन्फॉर्मेशन हमें मंजूर चौधरी साहब की वसातत से मिली थी उनके भाई को जब ये प्रॉब्लम हुई, इसलिए इट इज़ टू अर्ली अग्रेसिव ट्रीटमेंट। और हमने ये भी अभी अनाउंस कर दिया है, अभी आपके ब्रेकिंग न्यूज़ ही है कि हमने ये कह दिया है कि जितने ये 68 पेशेंट्स हैं दे विल बी ट्रीटेड एट द कॉस्ट ऑफ पंजाब गवर्नमेंट, चाहे उनको IV एंटीबायोटिक्स करनी पड़ेगी, उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, उनकी शायद सर्जरी भी करनी पड़े, उनकी अगर खुदा न खास्ता पस पड़ जाती है आँख में तो उसको ड्रेन करना पड़े, लेकिन चांस ये है कि हो सकता है अल्लाह ना करे कि उनकी बीमारी परमानेंट चली जाए। और एक ऐसे भी पेशेंट आए हैं जिनकी दोनों आंखों में एक वक्त में लगा दिया गया, विच इज़ एब्सोल्युटली अगेंस्ट गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस। एक वक्त में एक को ही लगना चाहिए था आंख में, 2 में लगाया, तो इसलिए इसमें हम डॉक्टर्स को भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जो लगा रहे हैं उनको भी कर रहे हैं, जो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं उनको भी कर रहे हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग, और तीसरी ऑप्शन हम ये भी देख रहे हैं कि क्या जो रॉश कंपनी का इंपोर्ट हो रहा है वो कोल्ड चेन के ज़रिए हो रहा है, कहाँ स्टोर कर रहा है उनका डिस्ट्रीब्यूटर, और उसमें कोई इन्फेक्टिव मटेरियल तो नहीं था, तो इसलिए ये काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ हैं और इंशाल्लाह वी आर ट्राइंग टू गेट टू द बॉटम ऑफ इट। लेकिन फ़िलहाल हमने इसका यूज़ बिल्कुल हॉल्ट कर दिया है, इट विल बी क्रिमिनल, और हम इसकी एक एडवाइजरी भी जारी कर रहे हैं और इसको बिल्कुल हम इजाज़त नहीं दे रहे कि इसको कोई यूज़ करे। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अकरम साहब हमारे साथ मौजूद थे। अहम मामला इस निशानदही इसकी समा टेलीविज़न ने की और इसके हवाले से इन्वेस्टिगेट भी किया, हुकूमत पंजाब इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है, और जो अहम बात थी वो प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम ने आपके सामने बयान कर दी। प्रोग्राम आपने देखा, देखने का शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।